हो सकता है कि प्रशासन में किसी पार्टी को सरकार चलाने में थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाए कि भई अगर उसकी राज्य में सरकार है, तो शायद कुछ अपने नीतियाँ, अपने कार्यक्रम लागू करने में आसानी हो। लेकिन अगर उनकी पार्टी की सरकार नहीं भी है, तो भी एक निर्वाचित सरकार तो है, एक प्रदेश की चुनी हुई सरकार तो है। जी, तो जो और वो सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करेगी और वो अपने प्रदेश के हित के लिए काम कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर उनकी पार्टी की सरकार है, आएगी, तभी वो प्रदेश का हित सोचेगी, अन्यथा दूसरी पार्टी की सरकार इस तरह का हित नहीं सोचेगी। मैंने विकृतियों की बात कही जिनकी ओर इशारा आनंद जी ने किया है कि छापे हैं, ईडी का इस्तेमाल है, राजनीतिक दबाव डालने की जो संस्कृति एक नई किस्म की पनपी है, इसका हमारे ऊपर बड़ा नुकसान हो रहा है। मूल बात ये है कि जो हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, जो संविधान है, उसके उसकी भावना का के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और भावना के साथ छेड़छाड़ की जब मैं बात करता हूं, तो उन संकल्पों की बात करना सबसे पहले होगी कि जिनकी ओर हमारा संविधान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कोई किसी तरह का भेदभाव भारत के नागरिकों के साथ नहीं होगा। ना सामाजिक गैर बराबरी होगी, ना आर्थिक भेदभाव होगा, ना कोई लैंगिक आधार पर भेदभाव होगा, ना कोई और किसी आधार पर कोई फर्क आएगा। दूसरा उसमें जो बड़ी मूल भावना यह है कि धर्म के आधार पर लोग टकराएं नहीं, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक जो जो अधिकार हैं उनके मामले में संविधान बहुत ही साफ करता है। आप किसी भी उसमें ये कहता है कि चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी हो, सरकार के प्रति और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रति लोगों का भरोसा होना चाहिए। देश में न्याय मिलने का भरोसा होना चाहिए। किसी भी कट्टरपंथी समूह या उन्मादी भीड़ के नियंत्रण में हमारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो आज आज आपका आपने जो अपने शुरुआती संबोधन जो किया है, उसमें सबसे गंभीर इशारा इसी बात पर है कि जिस तरह से हमारे उस बुनियादी स्ट्रक्चर को अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो हमारे लिए कहीं गंभीर चिंता की बात है। ये कुछ परिणाम हैं जो अभी जिनकी ओर आनंद जी ने इशारा किया, लेकिन अभी और भी बहुत चीजें हमने देखी हैं कि इसको अब जैसे कि हमने थोड़ी-सी हल्की चर्चा कल भी की थी कि जो लोकतंत्र का हमारा सर्वोच्च मंदिर संसद है। संसद के प्रति क्या सम्मान हमारे पूर्वज नेताओं में रहा है, हमने देखा है। नेहरू जी का कार्यकाल तो मतलब मैं हम लोग तो उस समय बच्चे थे, लेकिन इंदिरा जी के बाद से तो हमें याद है, अच्छी तरह से याद है कि 1955 में संसद में एक कमेटी बनती है, सामान्य प्रशासन की कामकाज की कमेटी बनती है और वो ये कहती है कि हमने अभी आज़ादी पाई है और हमारे देश की समस्याएं इतनी हैं 1955 को ध्यान रखिए और 1955 में वो कहती है कि संसद की कम से कम 100 बैठकें तो होनी चाहिए और उस आधार पर देखिए जो नेहरू सरकार थी और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने इतना ईमानदारी के साथ पालन किया कि बाद में उच्चतम जो आंकड़ा मिलता है वो 677 बैठकों का लोकसभा का मिलता है और 565 बैठकों का राज्यसभा का मिलता है और 4-4 हजार घंटे काम हुआ है। आज हम देखते हैं कि जो लोगों के सरोकार हैं, लोगों की जो चीजें हैं, वो हमारे संसद में चर्चा का मुद्दा नहीं बनती। बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोगों की आजादी है, शिक्षा के समानता के साथ, सम्मान के साथ जीने के अधिकार की आजादी है, उन अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो उस पे चर्चाएँ ना के बराबर होती हैं। हमने एक 2 खानों में इस देश को बाँट दिया है, एक बहुसंख्यक है, एक अल्पसंख्यक है और माफ़ कीजिए क्या अल्पसंख्यक क्या इस देश के मतदाता नहीं हैं? आप जिस आधार पर भेदभाव करते हैं, वो हमारे संघीय ढांचे के प्रति गंभीर चुनौती का इशारा करती है दिनेश जी।